पता चलता था कि 4 बार में मेरा क्वेश्चन पूरा 4 पेज 5 पेज का तैयार हो जाता था लिखने पर जी। तो पढ़ाई के साथ लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल। हिंदी के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कृत। तो संस्कृत में उन प्रश्नों का चयन विद्यार्थी कैसे करे? सर, परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब से भी समय है। आप सबसे पहले एक समय सारणी बनाइए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास ही कम होने लगता है, तो आत्मविश्वास बढ़ाने की कुछ बातें बताएंगे आप? आपका जो है साहित्य और समाज है, तुलसीदास की समन्वय भावना है, आतंकवाद है, पर्यावरण है, इन सब विषयों पर रेडियो है जी। तो इन सब विषयों पर निबंध पूछा जा सकता है। पत्र लिखना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में। जी। बहुत से विद्यार्थी पत्र ही नहीं लिख पाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जी। और प्रताप नारायण मिश्र हैं। हाँ। ये महत्वपूर्ण है। जी। उसके बाद से आपका जो है पद्य से सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और महादेवी वर्मा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी और परीक्षा से पूर्व मानसिक तौर पे खुद को शांत कैसे रखें? कहने का मतलब ये है कि हिंदी को सहज ना माना जाए, हिंदी को बहुत गंभीरता से लिया जाए। हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी। परीक्षा का माहौल चल रहा है, प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। बहुत से विद्यार्थी जो है उनको पता ही नहीं है कि आज हमारा परीक्षा है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेहरू इंटर कॉलेज बंगरुआ में बतौर हिंदी के प्रवक्ता श्री मनीष कुमार पांडे जी उपस्थित हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने हिंदी के प्रवक्ता बनने से पूर्व किस प्रकार की तैयारी किया, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा भी आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देंगे और कई बार चिंतित इस विषय को लेकर हो जाते हैं कि एग्जाम से पूर्व उनकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और सबसे पहले मैं माँ बीणा पाड़ी माँ को नमन करता हूँ, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है। और नमस्कार पूर्वांचल चैनल को भी आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल सर, हम बोर्ड की परीक्षा पे चर्चा करें उससे पूर्व हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एक हिंदी के प्रवक्ता हैं, तो हिंदी के प्रवक्ता बनने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, आरंभ से ही हिंदी के प्रति हमारी रुचि रही है और इसलिए जब स्नातक स्तर पर मैं पहुंचा मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपारानी में, तो हिंदी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास ये मेरे विषय रहे हैं। और अंत में जो बीए में 2 विषय बीए तृतीय वर्ष में लिया जाता है, तो हिंदी संस्कृत को मैंने रखा इसलिए कि वो दोनों कॉम्बिनेशन हैं और हिंदी को मैंने आधार बनाया। और वहीं से हमारी बीए में जब पढ़ाई हो रही थी तो वहीं से हमारी हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी, क्योंकि ऐसे गुरुजन हमको मिले, ऐसा उन्होंने हमारे अंदर प्रेरणा भरा हिंदी के प्रति कि आज मैं हिंदी विषय को चुना और उसी से स्नातकोत्तर किया और उसी से एमफिल किया, उसी विषय से यूजीसी नेट हूँ। अच्छा। और आपको बता दूं कि मैं रामचंद्र उपाध्याय पीजी कॉलेज धनौती भाटपारानी में सबसे पहले हिंदी के प्रवक्ता पद पर मैं काम किया और कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ से मेरा 1 वर्ष के लिए केंद्रीय विद्यालय छपरा में हिंदी के स्नातक स्तर पर, स्नातक टीजीटी कहते हैं उसे, तो उस पद पर मेरा हुआ केवी छपरा में। मैं 1 वर्ष वहाँ पढ़ाया। अच्छा। और फिर 1 वर्ष जब मेरा सेवा वहाँ समाप्त हुआ, क्योंकि वो एक तरह से गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति हुई थी, और तब फिर मैं वापस आ गया अपने महाविद्यालय पर। और फिर 2015 से मैं नेहरू इंटर कॉलेज फुलवरिया बंगरुआ में पुनः हिंदी विषय को पढ़ाता हूँ। तो हिंदी ही मैं पढ़ाया हूँ, चाहे रामचंद्र उपाध्याय में, चाहे केवी छपरा में और चाहे नेहरू इंटर कॉलेज बंगरुआ में। तो मैं अन्य विषय नहीं पढ़ा, हिंदी से ही मेरी रुचि रही है और हिंदी को ही मैं लेकर आगे बढ़ा हूँ और आज तक हिंदी
मैं पढ़ा रहा हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय है। बिल्कुल सर। सर आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा को लेके। तो परीक्षा पे चर्चा होने से पूर्व हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप परीक्षा दे रहे थे तो क्या आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल स्वाभाविक है उत्पन्न हो रहे होंगे, तो कैसा डर आपके मन में बना रहता था एग्जाम देने से पूर्व? जी बिल्कुल, वो तो सबके अंदर ये डर बना रहता है। परीक्षा है ही ऐसी कि सबके मन में जब तक आप परीक्षा हाल में बैठ ना जाएं उसके पहले कॉपी पेपर जब मिल जाता है तब धीरे धीरे जब आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे डर समाप्त होता है जब देखते हैं आप कि प्रश्न हमको आ रहा है। नहीं तो उसके पहले तमाम विद्यार्थियों के मन में ये भावनाएं जागृत होती हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा, हम जो याद किए हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो ना याद हो वो आ जाए। इस तरह की भावनाएं मन में आती हैं और आती हैं तो इसीलिए डर बनता है। और इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आने वाले बोर्ड परीक्षा के सभी विद्यार्थियों को कि अपनी इस भावना को निकालकर सकारात्मक भावना के तरफ बढ़ें और उनकी सोच जो है सकारात्मक हो कि मैं जो पढ़ा हूँ वो आएगा ही। बिल्कुल सर। सिलेबस में पढ़ा हूँ वो आएगा, निश्चित आएगा और उसी पर फोकस करें, तैयारी जम के करें उसकी और खूब बढ़िया से जाके परीक्षा हाल में उसको लिखें। बिल्कुल सर। सर परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विद्यार्थी जो है अपने दूसरे कामों में इतना व्यस्त रह रहा है आजकल कि वो अपने मूल विषय को उसको क्या करना है वो सोच नहीं पाता है। अब जैसे मान लीजिए कि परीक्षा का माहौल चल रहा है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत से विद्यार्थी जो है उनको पता ही नहीं है कि आज हमारा परीक्षा है, प्रैक्टिकल है। बहुत से विद्यार्थी बार बार ये प्रश्न करते हैं अपने गुरु से, अपने विद्यालय में फ़ोन करके आज के माहौल में कि सर आज ही परीक्षा है। अब बताइए वह कैसा विद्यार्थी है जिसको मालूम ही नहीं है कि उसकी परीक्षा आज है कि नहीं है। तो वो अपने भाव पता नहीं उसको क्या हो गया है, कहाँ सोच रहा है, उसकी सोच जो है वो बहुत पीछे चली जा रही है। अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिन में पढ़ाई का स्तर जिस तरह से गिर रहा है ये बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी अपने विषय पर, अपने कक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने सिलेबस को टच करते हुए, पढ़ते हुए परीक्षा की तैयारी करें, समय सारणी बनाएं। बिना समय सारणी के कुछ होने वाला नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम आज ये विषय हिंदी विषय की तैयारी कर लें तो आज तो हिंदी विषय की तैयारी कर लेंगे लेकिन अन्य विषय छूट जाएंगे। अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है जी। तो मान लीजिए कि समय 20 दिन बचा हो तो उसी 20 दिन में आपको उन सारे विषयों को लेके चलना होगा कि हमको इस विषय पर इतना समय देना है, इस विषय पर इतना समय देना है। और समय का प्रबंधन अगर नहीं करेंगे विद्यार्थी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वो परीक्षा में सभी प्रश्न को लिख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परीक्षा हाल में जाकर अब अगर 5 क्वेश्चन करने हैं आपको तो उसको बांटना पड़ेगा समय कि हमको एक प्रश्न पर 30 मिनट, 40 मिनट या 20 मिनट जो जिस तरह का प्रश्न है उतना समय हमको देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना लिखना है ये भी उसको ध्यान में रखना होगा कि 2 नंबर का प्रश्न है जी तो हमको उतना लिखना है जितना चाहिए। अब नहीं पता चले कि 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 पेज लिख दिए और 10 नंबर का प्रश्न है तभी भी 1 पेज लिख दिए। हाँ। तो नंबर तो उतना मिलेगा नहीं। बिल्कुल। लेखन पे विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल, लेखन पर विशेष ध्यान रखना है। समय का विभाजन करके उस प्रश्न को कितने देर में हल कर लेना है
कितने देर में लिख देना है। कोई 10 नंबर का होगा, कोई 5 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का होगा। तो समय को देखते हुए जल्दी जल्दी शीघ्रता के साथ हल करना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपके जो है कुछ ही प्रश्न हो पाए और कुछ छूट गए। बिल्कुल सर, जैसा कि आप एक हिंदी के शिक्षक हैं और मैं बातचीत करूंगा क्योंकि हिंदी भी महत्वपूर्ण विषय होता है और हिंदी देखने में तो बहुत सरल लगता है कि जब उसको पढ़ा तो लगता है बहुत कठिन है। तो हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, सभी विषय जो है अपने आप में कठिन है। हिंदी को बहुत लोग आसान समझ लेते हैं। तो हिंदी की कविता, हिंदी का जो कवियों का जो उन्होंने जिक्र किया है, जैसे मान लीजिए कबीर दास हैं, सूरदास हैं, जायसी जी हैं और तमाम ऐसे हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, उनकी कविताएं बिल्कुल सहज नहीं हैं। बिल्कुल। बिहारी लाल को देखिए, उन्होंने गागर में सागर भरा है, 2 ही पंक्ति लिखते हैं लेकिन अर्थ जो है बहुत ही व्यापक निकलता है। बिल्कुल। तो इस तरह से कहना आसान है कि हिंदी विद्यार्थी क्या करते हैं अक्सर कि कौन लोग पूछते हैं कि कौन विषय पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी को सहजता में ले लेते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता है, हाई स्कूल के बाद इंटर में जाते हैं, इंटर के बाद बीए में जाते हैं, बीए के बाद एमए में जाते हैं, तो विषय तो एक रहता है लेकिन किताबें बहुत रहती हैं जी। अब एमए के स्तर में जाएंगे तो हिंदी में बहुत सारी किताबें आ जाएंगी लेकिन विषय तो एक ही है। हाई स्कूल में जैसे आप 6 विषय पढ़ते हैं, इंटर में 5 हो जाता है, बीए में 3 हो जाता है, एमए में 1 हो जाता है, तो उसी को आदमी लेके आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी को सहज ना माना जाए, हिंदी को बहुत गंभीरता से लिया जाए। हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, हिंदी राजभाषा है। बिल्कुल। और हिंदी संपर्क भी भाषा है। तो इसलिए हिंदी को गंभीरता से लेते हुए हिंदी के सभी विद्यार्थी आने वाले परीक्षा में बहुत अच्छी से तैयारी करें, अच्छे तरीके से, और परीक्षा में उसको लिखें भी। बिल्कुल सर। लेकिन सर, जो विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं सब, तो हिंदी में मुख्य किन किन भागों पर विशेष ध्यान दे सब वो? जी, हिंदी से देखिए जीवन परिचय जी, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली, ये एक तरह से मुख्य है। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो निबंध पूछेगा, जनसंख्या है, पर्यावरण है, आतंकवाद है जी, और हिंदी साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य और समाज है, तुलसीदास की समन्वय भावना है, भक्ति काल एक स्वर्ण युग है, आदि तमाम विषयों पर जी ये निबंध पूछेगा। तो निबंध की तैयारी जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद से आपका संस्कृत का कुछ अंश रहता है हिंदी में भी, तो उसमें से व्याख्या संदर्भ सहित, उसके बाद से आपका जो है अनुवाद पूछेगा। फिर उसके बाद से व्याकरण से चलिए तो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, उसके बाद से लकार, ये सब जो है पूछेगा। तो इन सब विषयों पर, इन सब मूल बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परीक्षा में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं क्या जो हर बार आते ही हैं? कभी कभी रिपीट हो जाता है जी, लेकिन वो पैटर्न वही रहता है, वो एक धारा वही रहती है कि क्या पूछेगा। तो उस हिसाब से पुराना जो पेपर है उसको लेकर विद्यार्थियों को उससे देखकर, उस पेपर से मिलान करके और उसी तरह से तैयारी करनी चाहिए कि जितना भी हमारे कवियों का जीवन परिचय है, चाहे गद्य से हो, चाहे पद्य से, चाहे व्याकरण हो, चाहे संस्कृत का जो अंश है उससे, इन सभी से उस पेपर से मिलान करके और तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए। और पढ़ने से, जो पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ के और उसको फिर लिखने का भी अभ्यास करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। होता क्या है कि हमने अक्सर देखा है कि कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते।
तो सबसे अच्छा मैं तरीका अपनाता हूँ, मतलब मैंने अपने जीवन में ये तरीका अपनाया है, इसलिए मैं सीख दे रहा हूँ जी। कि हम जो याद करते थे, जो प्रश्न पढ़ते थे, तो अपने जेहन में, दिमाग में रख के और उसके बाद किताब को बंद करके, नोट्स को बंद करके पुनः अपने कॉपी पर उसको, अपने मन में जो चल रहा है उसको लिखना शुरू कर देता था। जी। तो पहली बार में हो सकता था कि 1 पेज लिखूं, फिर से दोबारा लिखने का प्रयास करता था, फिर तिबारा लिखने का प्रयास करता था। ऐसा करते करते पता चलता था कि 4 बार में मेरा क्वेश्चन पूरा 4 पेज 5 पेज का तैयार हो जाता था लिखने पर। जी। तो पढ़ाई के साथ लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल सर। हिंदी के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कृत। तो संस्कृत में वो प्रश्नों का चयन विद्यार्थी कैसे करे? क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के मन में रहता है कि हमें तो इसमें कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो संस्कृत को सरल रूप में कैसे तैयार कर पाए हो परीक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, संस्कृत बहुत मधुर भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है, और हिंदी उसी से निकली है। हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत से है। तो संस्कृत के प्रति मैं आजकल के विद्यार्थियों में रुझान कम देख रहा हूँ जी, क्योंकि वो थोड़ा कठिन है, इसलिए विद्यार्थी उससे भागते हैं जी। और संस्कृत अगर मन से पढ़ा जाए तो इतनी मीठी भाषा है कि आपको, आपके मन में वो निरंतर वास कर होने लगेगी, आने लगेगी, और तब जाकर आपके मन में वो, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से, तो निश्चित रूप से उसमें मन रम जाएगा, आपका लीन हो जाएगा, और तब एक दिन आप संस्कृत में भी पारंगत हो जाएंगे। तो उसको करना है कि छोटे छोटे जो गद्यांश हैं संस्कृत के, उसको लेकर और उसको कक्षा में पढ़ाई जाती है, हम लोग पढ़ाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए विद्यार्थी को कि आज गुरुजी ने जो पढ़ाया गद्यांश 10 पंक्तियों का, तो उसको पढ़ के और क्लास के बाद उसको लिखना चाहिए कि क्या उन्होंने बताया। एक बार अगर लिख देंगे वो कक्षा में अपने रफ की कॉपी पर, तो उनके मन में पढ़ने से ज़्यादा वो लिखने पर और समझ में आ जाएगा। तो ये काम करना चाहिए। फिर घर जाकर उस चीज़ का जो पढ़ाया गया है उस पर ध्यान देकर उसको फिर पढ़कर और लिखना चाहिए। जैसे पढ़िए लिखिए दोनों काम करेंगे तो बहुत सहजता के साथ आपका वो विषय आसान होता जाएगा। बिल्कुल सर। सर, आप तो कई वर्षों से परीक्षा करा रहे हैं, आप तो कई विद्यार्थियों को देखते होंगे, तो सर सफल और असफल विद्यार्थियों को जब आप देखते हैं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद फिर जब रिजल्ट आता है तो आप तो समझ ही जाते होंगे कि कौन सफल है कौन असफल है, तो सर सफल और असफल विद्यार्थियों में कितना अंतर आप महसूस कर पाते हैं? जी, सफल विद्यार्थी जो है वो तो शुरू से ही दिखता है, परीक्षा से पूर्व ही। जी। हम लोग प्रयास करते हैं कक्षा में कि सभी विद्यार्थियों को उतना ही समझ में आए। जी। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है अपने नादानी में कितना भी हम लोग समझाएं, लेकिन उस पर बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग तमाम उदाहरण देते हैं लेकिन वो उस बात पर ध्यान नहीं देते। और कुछ विद्यार्थी, खास करके छात्राएं, आजकल की जो छात्राएं हैं वो पढ़ने में ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। और विद्यार्थी जो हैं, छात्र, वो अपने मित्रता में, क्लास से निकल के बाहर घूमने में, इन सब पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। और आजकल मैं ये देखता हूँ कि कक्षा में अगर लगभग 2 हिस्सा लड़कियां बैठी हैं, छात्राएं बैठी हैं, और एक भी हिस्सा लगभग बच्चों का नहीं होता। अरे, बड़ा ग्लानि होती है। जबकि प्रवेश जो है बच्चों और बच्चियों का बराबर है लगभग, लेकिन बच्चे क्लास करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में पता नहीं क्या फितरत घूमती है कि वो कक्षा में नहीं आना चाहते, और जो कक्षा में नहीं आना चाहता वो मेरे हिसाब से सफल होने वाला नहीं है। कक्षा में आने का बहुत लाभ है। बिल्कुल। तो सर, जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो तैयारी किस प्रकार से करते हैं परीक्षा के? सफल विद्यार्थी, हमने बताया कि कक्षा में पढ़ते हैं गुरुजी से,
फिर जो नहीं समझ में आता है वो आके पूछते भी हैं कक्षा से इतर। फिर उसके अलावा वो अगले दिन जो मैं पढ़ाता हूँ, अगले दिन वो व्याख्या लिखकर घर से ले आते हैं। यानी आज जो मैं पढ़ाया जिस पद को जी, उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिख के वो विद्यार्थी दिखाते हैं हमको, तो मुझे वो दिख जाता है कि इसके अंदर वो हुनर है, जी, ये कला है कि ये बहुत आगे जाने वाला है। बिल्कुल। और बहुत से विद्यार्थी, अगर 100 विद्यार्थी हैं कक्षा में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें से 10 ही दिखाते हैं, 90 नहीं दिखाते हैं। जी, तो उन 10 के प्रति जो है हाँ, हम लोग की भावनाएं बदल जाती हैं कि ये मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और कर्म करने में ये अधिकार है। हाँ, तो कर्म कर रहा है, फल तो इसको मिलना ही है, सफल तो इसको होना ही है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। आप ये जानते हैं कि कठोपनिषद जो पुस्तक है उसमें प्रथम अध्याय में एक 14वां श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरांति बोधत। उठिए, जागिए और अपने आचार्यों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो आप जानते हैं इस भावना को, इस धारणा को विद्यार्थी अपने अंदर जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनको सफल होने वाले नहीं है। ये तो निश्चित रूप से उनको ये धारण करना ही चाहिए कि वो उठेंगे, जागेंगे, आगे बढ़ेंगे जब तक उनको लक्ष्य ना मिल जाए। लक्ष्य तो बनाना ही चाहिए, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो वो भी एक लक्ष्य है, चाहे जीवन का लक्ष्य है, हर जगह लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके उन उद्देश्यों को, उन प्रयोजनों को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। सर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास ही कम होने लगता है, तो आत्मविश्वास बढ़ाने की कुछ बातें बताएंगे आप? देखिए, आत्मविश्वास हम कक्षा में बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं हम लोग। जो विद्यार्थी नियमित कक्षा में रहता है, पढ़ता है, हम लोग नियमित पढ़ाते हैं, कक्षाएं चलती हैं, उस कक्षा में हम लोग अपने विद्यार्थियों को ये परीक्षा से संबंधित या जीवन से संबंधित आत्मविश्वास को जगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, उदाहरण देकर उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, एक नया जोश जगाते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो, यहीं पढ़ रहे हैं तभी नहीं, आगे आप कहीं भी पढ़ें, ऐसा नहीं है कि संबंध समाप्त हो जाएगा। आप जहाँ भी कहीं रहें, हमको याद करें और हम आपके लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर। और ये आत्मविश्वास हम लोग जगाते हैं कि आप लोग कोई भी आपको चिंता करने की जो आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ाई से संबंधित चिंता करते हैं, यही ना चिंता है। दूसरी चिंता क्या है विद्यार्थी के जीवन में? दूसरी चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी को तो केवल एकमात्र चिंता होती है पढ़ाई की। तो पढ़ाई में चिंता दूर करने के लिए गुरु है ही है। गुरु के समीप जाएंगे आप, पास में रहेंगे, तो उस विद्यार्थी को तो चिंता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अगर थोड़ा भी उसके अंदर नकारात्मक भावना जागृत होती है तो तुरंत अपने गुरु से संपर्क करे, और जिससे कि अगर जो ऐसा रहता है, गुरु के पास रहता है, वो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि उसके अंदर नकारात्मक भावना, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है। बिल्कुल सर। सर परीक्षा के दौरान विद्यार्थी और परीक्षा से पूर्व मानसिक तौर पे खुद को शांत कैसे रखें? मानसिक तौर पे शांत रखने के लिए अपने भावनाओं पर काबू पाने की जरूरत है जी। ये भावना उमड़ती है, ये डर जो है विद्यार्थियों को सताने लगता है। वही हमने शुरू में बात बताया था कि ये प्रश्न हमने याद किया है, पता नहीं परीक्षा में ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। यही उसके अंदर जो है एक भावना आती है बार बार। तो मैंने कहा कि सकारात्मक सोच रखेंगे, निश्चित रूप से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे परीक्षा को लेकर। तो पढ़ाई अच्छे से जब किए रहेंगे
जो विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, सुनियोजित ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, पूरे वर्ष कक्षा में अध्ययन किए रहते हैं, गुरु के पास रहते हैं, हर कठिनाइयों को पूछते हैं गुरु से, संकोच नहीं करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी जी। और वो शांत अपने भावना को कर लेगा। बिल्कुल सर। लेकिन जो आप सोचिए कि जो विद्यार्थी पूरे वर्ष कक्षा में न आया हो, परीक्षा की तैयारी सुनियोजित ढंग से न किया हो, तो क्या उसके अंदर डर नहीं रहेगा? वो तो रहेगा सर, वो रहेगा। सर, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन तो कराए रहते हैं लेकिन कमाने चले जाते हैं, फिर जब एग्जाम आया तो कमा के वापस आए हैं, वो एग्जाम देने जाएंगे। तो सर उन विद्यार्थियों को भी तो पास होना है, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो उनको पास होना है तो अगर कक्षा में नहीं आए, एडमिशन करा के वो चले गए बाहर कमाने, तो वहाँ भी तो पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल सर, पढ़ना चाहिए। वो कभी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सीधे परीक्षा में पहुंचते हैं। वो उनके अंदर कोई डर नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है और उनको तो ये रहता है कि चलिए भगवान भरोसे जो होना होगा होगा। तो अगर कुछ इधर उधर लिख दिए और अगर कुछ जानकारी हल्की फुल्की हो गई और उसी बहाने लिख दिए, आगे बढ़ गए, तो किसी तरह पास हो जाते हैं। क्योंकि पास होना आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक तो जब हम लोग पढ़ते थे तो ये 30 नंबर जो है स्कूल विद्यालय प्रबंधन के पास नहीं रहता था। अब 30 नंबर हाई स्कूल में पहले ही जो है प्रोजेक्ट के नाम पर मिल जाता है। 30 में 28, 29, 30, 27 और हम लोगों के समय ये था नहीं, तो 100 नंबर का परीक्षा देते थे हम लोग हर विषय का, और ये विद्यार्थी 70 नंबर का दे रहे हैं जी। दूसरी बात है कि 3 घंटे का हम लोग भी पेपर देते थे, लेकिन 100 नंबर का रहता था। ये 70 नंबर का उतने ही समय में और भी समय बढ़ाया गया है। तो कहने का मतलब है कि वो जो 30 नंबर का हो गया है ना, उससे आसान हो गया है। अगर विद्यार्थी 70 में 20-25 भी पा जा रहा है, 20 भी पा जा रहा है, तो 30-20 50 हो गए तो पास हो गया। 100 में 33 नंबर चाहिए तो पास हो जाता। पास होना देखिए बहुत आसान है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान लेना, ये बहुत कठिन है। वो विद्यार्थी पास तो हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, जो बाहर से कमा के आए होते हैं परीक्षा देने के लिए। बिल्कुल सर। सर ये अभी 10 दिन बाद एग्जाम बोर्ड का शुरू हो जाएगा, तो यह 10 दिन उन विद्यार्थियों को कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय तो उन विद्यार्थियों को 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होना चाहिए किसी दूसरे काम के लिए। केवल और केवल पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहिए। अपने गुरु से संपर्क में रहना चाहिए कि हमारे अंदर ये कठिनाई आ रही है, इस प्रश्न को लेकर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तुरंत जो है संपर्क करके उसका निदान खोजना चाहिए। और मैं विद्यार्थियों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अब से भी समय है, आप सबसे पहले एक समय सारणी बनाइए, क्योंकि अब विद्यालय से छुट्टी होगी प्रिपरेशन लीव के लिए, तो घर बैठ के आपको तैयारी करनी होती है। तो घर के लिए एक समय सारणी बनाइए परीक्षा के लिए कि हमको इतने बजे उठना है और इस विषय को 1 घंटा, हिंदी है तो 1 घंटा, अंग्रेजी है तो फिर अगले घंटे में, फिर उस टाइम से इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पढ़ना है हमको। तो घर पर सुबह और शाम और दोपहर पूरा दिन समय सारणी बनाकर सभी विषयों को बराबर अध्ययन करना चाहिए। हो सकता है कि कोई विषय तैयार हो जी, थोड़ा सा कम समय देंगे। जो थोड़ा सा आपका तैयार नहीं है उस पर थोड़ा सा अधिक देंगे। बिल्कुल। लेकिन समय सारणी के हिसाब से अगर विद्यार्थी काम नहीं करेंगे, मैं ये सुझाव कक्षा में भी दे दिया हूँ और प्रत्येक वर्ष देता हूँ विद्यार्थियों को, चाहे हाई स्कूल के हो चाहे इंटरमीडिएट के। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि समय सारणी बना लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर ये समय सारणी का प्रबंधन नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है।
बिल्कुल सर। सर अंत में एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग विद्यार्थी थे और एग्जाम जब हम लोग का आता था और एग्जाम को लेकर जब हम चिंतित होते थे और सर के पास जाते थे, तो सर हमारे कहते थे कि तुम लोग बहुत परेशान मत हो, मैं कुछ प्रश्नों को बता दूंगा, जिन प्रश्नों को तुम लोग अगर पढ़ रहते हो, याद कर रहते हो, तो उसको लिख दोगे तो तुम लोग पास हो जाओगे। तो सर वैसे कुछ प्रश्नों को बताना चाहेंगे एक गुरु मंत्र के रूप में उन विद्यार्थियों को, कि वो विद्यार्थी अगर अभी से भी इन प्रश्नों को देखे तो पास हो जाए? जी, वो तो गुरु मंत्र क्या देना है, अगर विद्यार्थी सच्चे रूप में अगर कक्षा में अध्ययन किया है जी, तो उसको तो पास भी होना है, अच्छे नंबर से भी पास होना है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत आगे जाने वाला है, उसकी परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से वो लिखेगा जी। और एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए जीवन परिचय लिख रहे हैं जी, जयशंकर प्रसाद का या चाहे सूरदास का, तो जीवन परिचय लिखते समय उनके महत्वपूर्ण तिथियों को तो याद करेंगे ही, लेकिन सूरदास की कुछ पंक्तियां भी लिख सकते हैं जी, कि सूरदास की जो ब्रजभाषा में लिखित ये पंक्ति है उस पर मैं उसको लिखना चाहता हूँ। और वो लिख सकता है 2 लाइन काला स्केच से या नीला स्केच से, और जो भी इस तरह के वाक्य होंगे, चाहे वो श्लोक हो, चाहे कविता लिखें, और चाहे गद्य का किसी का कोई लाइन पंक्ति हो, जैसे मान लीजिए विद्वानों का पंक्ति आता है, उसको लिखते वक्त अंडरलाइन कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ विद्यार्थी न कामा लगाते हैं, न डबल इन्वर्टेड कामा, न सिंगल इन्वर्टेड कामा, न अर्ध विराम, न पूर्ण विराम, न अल्प विराम, न योजक चिन्ह। हिंदी में चिन्हों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। अब विद्यार्थी आजकल के चिन्हों को नहीं समझ पाते हैं कि हमको यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण चिन्ह है, लोप सूचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो इन सब चिन्हों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अब से भी समय है, ये सभी हिंदी के विराम चिन्हों को समझ लें, क्योंकि जब कॉपी वो लिख देते हैं और परीक्षक के पास जब कॉपी पहुंचती है और जब वो जांच करते हैं तो बड़ी इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि कामा नहीं लगा है, अल्प विराम नहीं लगा, पूर्ण विराम नहीं लगा, जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह की आवश्यकता है वो चिन्ह नहीं लगा है, जहाँ उदाहरण चिन्ह की आवश्यकता है वो चिन्ह नहीं लगा है, फिर वाक्य लिखने का क्या मतलब है। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पंक्ति याद करके गए हैं, कविता या श्लोक, और लिख रहे हैं, लिखते समय भूल गए, होता क्या है कि एक पंक्ति लिखे और दूसरी पंक्ति भूल गई, तो भूल गई तो उसी के लिए है लोप सूचक चिन्ह लगा दीजिए। ये गुणे की तरह चिन्ह रहता है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, तो गुणे की तरह होता है वो लोप सूचक चिन्ह लगा दे नीचे एक लाइन लिखने के बाद, तो परीक्षक ये समझ जाएंगे कि विद्यार्थी जो है याद था भूल गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। सर कुछ प्रश्नों को बताइए ना उन विद्यार्थियों को, कुछ प्रश्नों को बताइए। अब कुछ प्रश्नों में जैसे जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद जी हैं जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जी, और प्रताप नारायण मिश्र हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है जी। उसके बाद से आपका जो है पद्य से सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये महत्वपूर्ण है जी। अब आगे बढ़ेंगे आप तो रस छंद अलंकार से, तो रस में श्रृंगार रस, वीर रस, और अलंकार से आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। उसी तरह से आप आगे चलेंगे तो छंद में दोहा जी, और सोरठा, हरिगीतिका, छप्पय आदि अक्सर पूछे जा रहे हैं। इन सब विद्यार्थी ध्यान दें। और
बाकी जो है उपसर्ग प्रत्यय तैयार कर लें, पर्यायवाची विलोम तैयार कर लें, हाँ हाँ हाँ। धातु रूप तैयार कर लें, शब्द रूप याद कर लें और निबंध तैयार कर लें। जी। साहित्य का उद्देश्य है और आपका जो है साहित्य और समाज है, तुलसीदास की समन्वय भावना है, आतंकवाद है, पर्यावरण है, इन सब विषयों पर रेडियो है जी। तो इन सब विषयों पर निबंध पूछा जा सकता है। पत्र लिखना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में। जी। बहुत से विद्यार्थी पत्र ही नहीं लिख पाते हैं, तो हम लोग जो है अपने कक्षा में श्यामपट्ट पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार लिख के पूरे वर्ष में दिखाते हैं कि देखिए पत्र लिखना अलग बात है, लेकिन उसके तरीका पर ध्यान देना आवश्यक है कि वो लिखा कैसे जाएगा। सेवा में कहाँ लिखना है तो श्रीमान कहाँ लिखना है, कामा कहाँ देना है, कामा व अर्धविराम, फिर उसके बाद से आपका जो है विषय कहाँ लिखना है, शुरू कहाँ से करना है। तो ये जो लाइनिंग की बात होती है उस पत्र लेखन में उसको विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग बार बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं खुद श्यामपट्ट पर लिख के दिखाता हूँ कि ऐसे लिखना है आपको। बिल्कुल सर। विषय कोई भी हो, किसी विषय में पत्र लिखें, लेकिन तरीका एक ही होना चाहिए। वो अब सेवा में यहाँ लिखे तो विषय वहाँ लिख दीजिए, इधर उधर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो तरीका होना चाहिए। आप पत्र भी पूछेगा जी, प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए या अपने जिलाधिकारी को किसी अन्य विषय पर, या अपने ग्राम प्रधान को या अपने प्रबंधक को, किसी भी विषय में पूछा जा सकता है आपका पत्र लिखने के लिए। लेकिन वो भी पत्र लिखना मेरे हिसाब से 80% विद्यार्थी अभी तैयार नहीं होंगे। पत्र लिखने पर ध्यान दें अब से भी। बिल्कुल। तो उनका वो पूरा प्रश्न सही हो जाएगा और नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल सर। सर एक अंतिम प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस नमस्कार पूर्वांचल पे चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम देंगे इस वीडियो को देखेंगे, तो आप अंतिम में उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इस सुझाव को सुनने के बाद उन विद्यार्थियों को लगेगा कि इन सब चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदी के एग्जाम को हम अच्छे अंकों से पा सकते हैं? बिल्कुल। और मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि अपने अंदर से डर निकाल दें और सकारात्मक भावना को भर दें और पढ़ाई करें। अभी समय है, अब से भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इतना समय है कि अभी भी तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए हम 2 शब्द कहना चाहेंगे। विद्यार्थियों को अपने अंदर एक नया जोश भरते हुए, एक सकारात्मक भावना को भरते हुए और इस अपनी ऐसी प्रतिभा को जो उनके अंदर छिपी हुई है अपने गुरुजनों से, उससे बातचीत करके, और जो डर है, अगर जिनके अंदर भी डर है वो समाप्त कर दे, तो मैं फक्त उनके लिए कहना चाहूँगा कि कोशिश कर हल निकलेगा। बिल्कुल। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, क्योंकि मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। तो इसलिए मैं इन पंक्तियों के माध्यम से उनको प्रेरणा उनके अंदर भरता हूँ कि कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो जिजीविषा होनी चाहिए, आपके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक जुनून होना चाहिए जो आप इसको भर के और कोई भी काम, आप कोई भी लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेहरू इंटर कॉलेज बंगड़ुआ के हिंदी के प्रवक्ता श्री मनीष कुमार पांडे सर उपस्थित है, जिनसे हमने बोर्ड परीक्षा को लेकर बातचीत किया और इन्होंने हिंदी विषय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा भी किए। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने इस पूरे इंटरव्यू को देखा होगा तो आप यहाँ से महसूस किए होंगे कि अगर आप इन सभी बातों पे ध्यान रखते हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छे नंबर्स पा सकते हैं और अच्छे ढंग से आप पास भी हो सकते हैं। आपने पूरे वीडियोस को देखा और आपने यहाँ से क्या सीखा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि ये परीक्षा के
के दृष्टिकोण से बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है तो आप वीडियो को भी दूसरों के पास साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।